ऑडियो 1 पुस्तक का नाम प्राण शक्ति से स्वास्थ्य संवर्धन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। यह पुस्तक माता भगवती पुस्तकालय से आद्य शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखकर परिवार के सब सदस्य अवश्य पढ़ें, मुख्य अंश नोट कर लें और उनका अनुकरण अपने जीवन में करें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। प्राण शक्ति से स्वास्थ्य संवर्धन। महान प्राण तत्व। विश्वव्यापी प्राण शक्ति एक महान तत्व है जो भिन्न भिन्न मात्राओं में संसार की समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में जो विद्युत प्रवाह बहता है वह इसी महान प्राण तत्व का एक अंश है। हम लोग श्वास, अग्नि, जल और विचारों द्वारा इसे अपने अंदर खींचते हैं। जो शरीर उस प्राण शक्ति को उचित मात्रा में खींच लेता है वह प्रसन्न, उत्साहित, तेजपूर्ण और जीवनदार दिखाई देता है, किंतु जो उस शक्ति को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर सकता वह मोटा होने पर भी आलसी, उदास और निस्तेज देखा जाता है। मानवीय प्राण में एक प्रबल रोग निवारक शक्ति है। इसका पता मनुष्य ने सृष्टि के आदि से ही लगा रखा है। बालक को जब कोई चोट लगती है तो वह दौड़ा हुआ माता के पास आ जाता है। माता उस पीड़ित स्थान को फूंकती है और कुछ देर में अच्छा हो जाता है। रोता हुआ बच्चा यदि गोदी में उठा लिया जाए तो चुप हो जाता है, क्योंकि उसका कष्ट चाहे वह किसी प्रकार का क्यों न हो, दूसरों के शरीर की बिजली से बहुत कम हो जाता है। बीमार या दुखी के सिर पर हाथ फेरा जाए तो वह सुख का अनुभव करता है। चुंबन, आलिंगन, हाथ मिलाने, चरण छूने आदि क्रिया से जो असाधारण प्रसन्नता होती है उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि प्राण शक्ति दूसरे में प्रवेश करके उसे मदद और आनंद देती है। इच्छा करते ही हमारे अंग चल उठते हैं, खुजली का विचार आते ही हाथ उस स्थान पर पहुंचता है और खुजाने लगता है। यह प्राण शक्ति का कार्य है। डॉक्टर लोग इसे नाड़ी का बल मानते हैं। वे कहते हैं कि शरीर का परिचालन नाड़ी शक्ति से होता है, किंतु योगियों का मत है कि जैसे बिना तार के तार द्वारा समाचार भेजे जाते हैं, उसी प्रकार बिना नाड़ियों की सहायता के भी महान प्राण तत्व एक मनुष्य के शरीर से दूसरे के शरीर में और अखिल ब्रह्मांड में गति कर सकता है। जिन लोगों ने योगाभ्यास किया है और थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है वह अपने अंतः नेत्रों से नाड़ी जाल में बहती हुई प्राण शक्ति को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। शरीर से निकलने वाले प्राण तेज ऑरा को भी वे अच्छी तरह देखते हैं। यह तेज हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश विद्युत स्फुलिंगों या किरणों के रूप में दिखाई देता है। अभ्यासी यह भी देखते हैं कि जब कोई चिकित्सक मार्जन करके हाथ झाड़ता है तो उसकी उंगलियों के सिरों में से चिंगारियां सी झड़ती हैं। जो लोग अभ्यासी नहीं हैं वह भी इस शक्ति को गर्म चूल्हे में से निकलती हुई हवा, भाप या कांपती हुई किसी वस्तु की तरह अनुभव कर सकते हैं। हल्के विचार मस्तिष्क में से हर समय बहते रहते हैं और वे पानी की लहरों की तरह आकाश में गति करते रहते हैं। यदि इन विचारों के साथ प्राण शक्ति भी सम्मिलित हो तो आश्चर्यजनक बलशाली हो जाते हैं। यदि प्रबल भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति की सहायता से कोई विचार प्रेरित किए जाएं तो वो निशाने पर गोली की तरह बैठते हैं। प्रबल प्राण शक्ति वाले विचारकों की इच्छाएं विश्व में हलचल मचा देती हैं। मार्क्स मर गया पर उसकी विचारधारा अब भी संसार के कोने कोने में असर पैदा कर रही है। क्या तुम नहीं देखते कि एक सद्वक्ता हजारों आदमियों की सभा को क्षण भर में हंसा या रुला देता है। एक प्रबल मनस्वी सेनापति अपने प्राण फूंककर सेना में नवीन बल भर देता है। प्राण चिकित्सा इन बातों का महत्व समझते हुए चिकित्सा करते समय अपने स्वास्थ्यदायक प्रबल विचार रोगी के लिए प्रेरित करता है। वह जानता है कि इसके बिना मार्जन, श्वासोच्छ्वास आदि की कोई भी क्रिया निष्फल होगी। प्राण बल कोई काल्पनिक ख्याल या मन के लड्डू नहीं है और न स्वप्न की तरह यह कोई मनगढ़ंत है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस विषय में कठोर परीक्षाएं कर ली गई हैं और जब इसकी आशातीत सफलता आंखों से देख ली गई है तभी इसे वैज्ञानिक स्वरूप मिल सका है। प्राण बल को दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर असाधारण परिवर्तन किया जा सकता है। किसी स्थान विशेष से वहाँ का दूषित या स्वच्छ या दोनों तरह का प्राण थोड़ी या पूरी मात्रा में हटाकर अलग किया जा सकता है। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी सर्जन डॉक्टर एस्लेड ने सन
1842 में अपने प्राण बल से रोगियों के स्थान विशेष या संपूर्ण मस्तिष्क को सत्ता शून्य करके कितने ही सफल ऑपरेशन किए थे और रोगियों को इस बात का पता भी नहीं चला कि कब हमारा ऑपरेशन किया गया। उस समय तक सुंघाकर बेहोश करने की दवा क्लोरोफॉर्म का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लंदन में डॉक्टर इलीन ने भी इसी प्रकार के अनेक ऑपरेशन किए थे। अब भी जिन्हें मैस्मेरिज्म द्वारा प्रगाढ़ निद्रा में डाल दिया जाता है, वे सुई चुभोने या इस प्रकार की और छोटी मोटी पीड़ाओं का कुछ भी अनुभव नहीं करते। प्राण की प्रबल शक्ति का इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है। 1 इंच जगह में कितनी सूर्य शक्ति व्याप्त है, इसका अनुमान आतिशी शीशे द्वारा किया जा सकता है। उतनी जगह पर फैली हुई सूर्य किरणों को जब एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो अग्नि जल उठती है और वह अग्नि बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर की प्राण विद्युत का विधिपूर्वक जब एकत्रीकरण किया जाता है तो अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाती है। यह प्राण विद्युत रोगी के जिस अंग पर फेंकी जाती है वहाँ एक विचित्र हलचल पैदा हो जाती है। जमा हुआ घी गर्मी पाकर जिस प्रकार पिघलने लगता है, उसी तरह रोगों के बीजाणु भी उस स्थान से हटने लगते हैं। सिर में रक्त इकट्ठा हो जाने के कारण जब मस्तक में दर्द होने लगता है तब मार्जन द्वारा वह पीड़ा थोड़ी ही देर में अच्छी हो जाती है। कारण यह है कि प्राण शक्ति का प्रभाव उस स्थान पर तुरंत ही होता है और वहाँ इकट्ठा हुआ रक्त कुछ ही देर में वहाँ से हटकर बह जाता है। पागलपन से मिलती जुलती बहुत सी बीमारियाँ सूक्ष्म शरीर में कोई खराबी आ जाने के कारण होती है। डॉक्टर लोग जानते हैं कि यदि कोई मांसपेशी निकम्मी पड़ जाए तो वहाँ रक्त जमा होने लगेगा। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के किसी अंग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसकी पोल में शरीर के रोग कीट जमा होने लगेंगे। जब सूक्ष्म देह निर्बल हो जाती है और बाहर के जरा से भी झटके को सहने की शक्ति नहीं रखती तो परिस्थितियों का हल्का सा झटका भी मस्तिष्क को उद्विग्न कर देता है। फलस्वरूप चिड़चिड़ापन, घबराहट, आत्मग्लानि, निराशा आदि का आक्रमण होने लगता है। पेशियों और नाड़ियों की बीमारियों से तो मस्तिष्क का खास संबंध है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पश्चिमी देशों में प्राण विज्ञान को चिकित्सा शास्त्र में प्रमुख स्थान दिया गया है। कई डॉक्टर मस्तिष्क की शक्ति को ही प्राण मानते हैं। उनका यह कथन ठीक नहीं। अब अनेक वैज्ञानिक यह सिद्ध करने लगे हैं कि मानवीय विद्युत प्राण शक्ति है और वह किसी एक स्थान में न रहकर समस्त शरीर में रहती है। डॉक्टर अल्बर्ट का कथन है कि मस्तिष्क केवल तर्क और बुद्धि का स्थान है, अन्य शक्तियाँ इस स्थान में नहीं रहती। डॉक्टर मोडसले ने लिखा है कि स्मरण शक्ति नाड़ी चक्रों में रहती है, इसी कारण हमारे शारीरिक अवयव अपना दैनिक कार्य करते हैं। डॉक्टर हेमंड कहते हैं कि प्रेरणा शक्ति का मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं है। प्रोफेसर इंजेलो बताते हैं कि निद्रावस्था में मनुष्य का दिमाग सोता रहता है और प्राण तत्व द्वारा शरीर की रक्षा होती रहती है। प्रयोगशालाओं में इस बात का सफल परीक्षण हो चुका है कि छोटे जानवरों का मस्तिष्क निकाल दिया जाए तो भी पूर्ववत सब काम करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सारे काम करने का केंद्र खोपड़ी के अंदर बंद नहीं है, वरन समस्त शरीर व्यापी उसी मानवीय विद्युत के अंदर है, जिसके प्रत्येक परमाणु में 2,42,250 मन, एक मन बराबर 3,242 किलोग्राम वजन उठाने की शक्ति है, जो तांबे के तारों में चलने वाली बिजली की अपेक्षा हजारों गुनी सूक्ष्म और शक्ति संपन्न है। वे कहते हैं कि प्रकाश की रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील है, किंतु विचार शक्ति 4,000 से लगाकर 8 पदम मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है। दिन में सूर्य की किरणें उसकी चाल को कुछ रोकती हैं, परंतु रात के समय उसका वेग बहुत तेज होता है। विदेशों में प्राण चिकित्सा प्रणाली का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। यूरोप, अमेरिका के अनेक देशों में यह प्रणाली प्रचलन में आ रही है और अनेक बड़े बड़े अस्पताल इन विधियों से हजारों रोगियों को अच्छा करते हैं। प्राण तत्व को सब मानसिक चिकित्सक स्वीकार करते हैं और उसको मेंटल हीलिंग, क्रिस्टल साइंस, न्यू थॉट, मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, इलेक्ट्रिक बायोलॉजी, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी आदि नामों से पुकारते हैं। नामों की भिन्नता के कारण ये अलग अलग वस्तुएं नहीं हो सकती, वास्तव में यह एक ही पदार्थ है। प्राण चिकित्सा की विशेषता। आध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी ये बहुत पहले जान चुके होंगे कि स्थूल शरीर की भांति एक सूक्ष्म शरीर भी मनुष्य का होता है।
वह आँखों से देखा नहीं जाता, फिर भी उसमें शरीर के गुण होते हैं। उसकी शक्ति स्थूल शरीर की अपेक्षा कई गुनी बड़ी होती है। सच तो यह है कि स्थूल शरीर का बल सूक्ष्म शरीर से ही प्राप्त होता है। बीमारियां स्थूल शरीर से नीचे उतरकर सूक्ष्म शरीर पर भी जब अपना कब्जा जमाने लगती हैं तो वह कष्ट साध्य सा असाध्य हो जाती हैं। कई जन्मों तक और कई पीढ़ियों तक पीछा न छोड़ने वाली कंठमाला, उपदंश, कुष्ठ, क्षय आदि पुरानी पड़ने पर सूक्ष्म शरीर में घुस जाती है। वैद्य डॉक्टरों की दवाइयाँ स्थूल होती हैं, उनका प्रभाव स्थूल शरीर तक ही होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले या जन्म जन्मांतरों से आने वाले रोगों को देखकर हकीम बेवश हो जाते हैं। उनसे कुछ करते धरते नहीं बनता, असाध्य कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं। कुछ रोग एक प्राण से दूसरे प्राण में घुसकर विकृत हो जाने के कारण होते हैं। भूतोन्माद, सांप बिच्छू का काटना ऐसे ही रोग हैं। मन, बुद्धि और अंतःकरण के विकारों से मृगी, योषा, पसमार, स्नायु तंतुओं की निर्बलता, पागलपन, निराशा, बुद्धिहीनता, क्रोध, चिंता, निद्रा की कमी, उदासीनता, भ्रम, बुरी आदतें आदि रोग होते हैं। मिथ्या धारणा करने के कारण भी कई प्राणघातक कष्ट उठ खड़े होते हैं। इन सब रोगों की जड़ सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाती है। प्राण चिकित्सा ऐसे रोगों की अमोघ औषधि है। सूक्ष्म शरीर में प्राण शक्ति को प्रवेश करके उन गहरी जड़ों को खोदने का काम प्राण शक्ति से ही हो सकता है। शरीर के साधारण रोग प्राण चिकित्सा विधि से बहुत जल्द अच्छे हो जाते हैं, उनकी जड़ को उखाड़ लेते हैं, जिससे औषधि उपचार के परिणाम की तरह एक के बाद एक दूसरा नया रोग खड़ा नहीं होता। प्राण शक्ति से टूटी हुई हड्डी नहीं जोड़ी जा सकती, शरीर में घुसा हुआ शस्त्र नहीं निकाला जा सकता और न वह रोग अच्छे किए जा सकते हैं जिनमें ऑपरेशन की अनिवार्य आवश्यकता है। किंतु निश्चय ही डॉक्टर के द्वारा एक बार हड्डी जोड़ देने, घुसा हुआ शस्त्र निकाल देने या ऑपरेशन कर देने के पश्चात घायल स्थान को प्राण शक्ति से बहुत जल्दी अच्छा किया जा सकता है। ऐसे दुर्बल शरीर जो अनेकानेक बहुमूल्य और पौष्टिक आहार खाने पर भी बलवान, सतेज और निरोग नहीं हो सके थे, प्राण शक्ति के प्रयोग से अद्भुत उन्नति करते हैं। कई के वजन में असाधारण वृद्धि होते हमने देखी है और कई जो अपने को मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ समझ रहे थे, जादू की तरह नवीन जीवन धारण करते हुए हमारे अनुभव में आए हैं। प्राण चिकित्सा का इतिहास। प्राण शक्ति से रोग मोचन की क्रिया भारत के ऋषि मुनि ही करते हों सो बात नहीं। संसार के समस्त भागों में अति प्राचीन काल से इसका प्रचलन चला आ रहा है। ईसा की 6वीं शताब्दी में ग्रीस देश के एक पंडित सोलन ने ऐसे बहुत से रोगी प्राण शक्ति से अच्छे किए थे जो औषधि से ठीक नहीं हो सके। 5वीं शताब्दी में नील नदी के तट पर रहने वाले जीएस नामक योगी ने इस चिकित्सा में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। ईसा से 461 पूर्व एक डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स इस विद्या के पंडित थे। एक दूसरा ग्रीक विद्वान एक्सिलपिएडिस मार्जन उन्माद रोग को ठीक करने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु और उनके साथी मोसेस दोनों ने यह विद्या मिस्र देश के पुरोहितों से सीखी थी। इंजिल से प्रकट होता है कि यीशु ने इस विद्या के बल से असंख्य पीड़ितों को अच्छा किया था। सन 1700 में आयरलैंड के ग्रीट टैक्स नामक एक न्यायाधीश में प्राण विद्युत अद्भुत परिमाण में थी। उन्होंने देश विदेश में घूम घूम कर अनेक असाध्य रोगियों को अच्छा किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता कर्नल ऑलकट अपनी इस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। डॉक्टर मैस्मर ने तो इस विज्ञान की खोज में अपना जीवन ही लगा दिया और उसने मैस्मरिज्म नामक एक व्यवस्थित चिकित्सा शास्त्र तैयार कर दिया। ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनान के योगी पिथागोरस हाथ के सहारे इशारे से बड़े बड़े भयंकर वन जंतुओं को इच्छा अनुवर्ती बना लेने और पीड़ितों को चंगा कर देने के लिए प्रख्यात थे। भारतवर्ष के योगी इस विद्या में चिरकाल से निपुण रहे हैं। इपिरस का राजा पिहंस लोगों को छूकर उनकी आंत और तिल्ली की बीमारियों को दूर करता था। क्रेस्पेसियन का बादशाह हाथ फिराकर सिर की पीड़ा, पंगुता, अंधापन आदि अच्छा करता था। हेडेरियन मृगी के रोगियों को छूकर अच्छा कर देता था। ओलफ राजा भी इस विद्या में पंडित था। पुराने जमाने में इंग्लैंड और फ्रांस के बादशाह गले के रोगों को स्पर्श द्वारा अच्छा करते थे। इंग्लैंड में राजशुक नामक एक रोग था जो राजा के स्पर्श से ही अच्छा होता था। 17वीं शताब्दी में लंदन का एक माली लैनहर्ट और सन 1817 में सिलसिया का
रिचर्ड नामक चौकीदार अपने स्पर्श द्वारा बहुत से बीमारों को अच्छा कर चुके हैं। इसी प्रकार पंडित इमू लेपियन, इंग्लैंड का पुजारी डरूअर्ड, हवान हेमंड, स्कॉटलैंड निवासी मैक्सवेल, पादरी हेयल आदि असंख्य मानवीय सज्जनों ने इसी विधि का प्रयोग किया है।